अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कल रात से वो यहाँ पर क्या थी। शायान सागर इतनी जल्दी उसके दिल में छुपी हुई सच्चाई का राज जान जाएगा, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो शज्जा को बचाने के लिए गई थी, पर शायान सागर को वहां पर देखकर उसका रंग फक हुआ था। पर उसे बासत से भी अपनी हिफाजत करनी थी। तभी वो चुपचाप शायान के घर में बैठ चुकी थी और वो ये भी जानती थी इस सब के बाद बासत उसे गलत समझेगा। पूरे रास्ते वो खामोश रहा था, लेकिन हवेली में दल होते उसने अपने आदमी को इशारा दिया था जो उसे बिना सोचने समझने का मौका दिए यहाँ पर तहखाने में बंद करके दोबारा वापस नहीं आए थे। और उसे अंदाजा हो गया था कि शायान जान गया है कि वो अन्नम के कातल को जान चुकी है। कोई है? अम्मी, मुझे बचाएं। वेपा फिर से बुरी तरह से मचलती खुद को आजाद करवाने के लिए चाहिए थी, जबकि गला पूरी तरह से खुश्क हो चुका था। फजर की आसान समातों में गूंजने लगी जब दरवाजे पर आहट हुई। उसका पूरा वजूद खौफो हरास में जकड़ गया था। दरवाजे पर नजर जमाए वो अपना सांस तक भूल गए थे, पर सामने अपनी माँ को देखकर उसे हैरत हुई थी। पर रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। अम्मी, आप? वह बड़बड़ाए थे। चुप सनम, बोलना मत। उन्होंने आंखें बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा था। उनका रंग उड़ा हुआ था। अम्मी, वो भाई, आप जानती हैं अनम आपी का कत्ल किसने किया? मैं जान गई हूँ आपी, मैं जान गई हूँ अम्मी, तुमने बहुत ही देर कर दी जाने में। वो बेबसी से बोले, जबकि उनके कपकपाते हुए हाथ रस्सियां खोलने में मसरूफ थे। ये आप क्या कर रही हैं? उसने हैरत से आंखें फैलाई थी। वही जो कहना चाहती थी, लेकिन तुमने कभी सुनना गवारा नहीं किया। भाई, हमेशा बाई की आंखों से देखा, बाई का कहा सुना और बाई का कहा मना। मैं तुम्हारी माँ थी सनम, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझा था। जाहिर सी बात है, ये मेरी बहन थी, मेरा कहा मानस पर फर्ज था। शायान सागर की सर दबा पर सनम का दिल खौफ से लर्जा था, जबकि उनका भी रंग फाक हुआ था। उसने माँ का हाथ शिद्दत से जकड़ा जो वो खोल चुके थे। अम्मी, कम ऑन सनम, क्यों डर रही हो? भाई हूँ तुम्हारा। शायान सागर आगे बढ़ा और नरमी से सनम के हाथ माँ से आजाद करवाए थे। भाई, मुझे अम्मी के साथ जाना है। वो खुश करते हुए गले से बोलती। शायान, सनम को छोड़ दो बेटा, ये मासूम है। वो फरियादी हुई थे। मेरी माँ को आराम से उनके कमरे में लेकर जाओ। उसने अपने आदमी को इशारा दिया। अम्मी, वो माँ से चिपके थे। सनम, जिद नहीं करते, तुम तो बड़े भाई की बात कभी नहीं टालती थी ना, फिर अब क्यों जिद कर रही हो? शायान ने उसको कांधे से जगह का माँ से दूर किया था। वह सनम को बिकी हुई आंखों से देती चुपचाप बाहर निकल गए थे। वो जानती थी कि शायान सागर इस वक्त एक बेटा नहीं, एक दरिंदा था। अम्मी, वह झटपटाई थे। सनम, क्यों डर रही हो? भाई हूं मैं तुम्हारा। वह दांत पीसते उसके कांधों पर भी गिफ्ट साथ कर गया था। आप भाई नहीं है, आप जालम दरिंदे हैं, जाने दे मुझे। वो चीही थे, जबकि शायान उसका रुख मोड़कर कहर अल्लुत निगाह से देखा। उसकी एक गोली से उसे बुरी तरह से खौफजदा कर गए थे। वह भाई, मुझे जाने दे। वो अब सहम कर बड़बड़ाई थी। तुम्हें मुझसे दगाबाजी नहीं करनी चाहिए थी सनम। उसे सनम को देखे नफी में साहिल आया था, जबकि उसका सर्द मगर नरम अंदाज सनम का होन खुश करने लगा था। मैंने कुछ नहीं किया भाई, आप क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने तुम पर शक तो नहीं किया सनम, मुझे तो पूरा यकीन है। उसका लहजा अब भी नरम था, पर सनम जानती थी उनका नरम अंदाज क्या तबाही लाएगा। तुम मेरे कमरे में जाओगे, मेरी वार्डरोब, मेरी लॉकर्स चेक करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था जब तुम यहाँ पर मेरे साथ वापस आए थे। तुम्हारा खोया खोया अंदाज, तुम्हारा सहम जाना, क्या मैं नहीं जान पाऊंगा? क्या मुझे पागल समझ रखा है? सनम का पूरा वजूद सुन हुआ था। फैली हुई आंखों से उसने शाया को देखा। उसके चेहरे पर छाया हुआ सतपन उसे हलक तक करने पर मजबूर कर गया। चुपचाप बात मानोगी तो तुम पर रहम कर लूंगा, वरना तुम्हें मारने का मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। वो उसे चेवा बिठाए हुए सतपन से बोला, जबकि सनम हरकत करने के काबिल भी नहीं रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम शज्जा के पास खुद के थे? उसने आईबुझ कर सनम को देखा। नहीं, बल्कि बेजी के थे, और तुम्हें बेचने वाला मैं था। भाई प्लीज मुझे जाने दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वह इल्तजाई हुई। नो सनम, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। उसने सनम के दोनों हाथों को कैद किए हुए अपने दूसरे हाथ से पॉकेट से इंजेक्शन निकाला था। भाई नहीं, आप ऐसे। मजीद बोलने से पहले ही वो इंजेक्शन उसके गर्दन के करीब पूरी तरह से इंजेक्ट कर चुका था। अगले ही पल उसके हवास मुअत्तल होने लगे थे, जबकि गर्दन एक जानब लड़की और वो बेहोश होश हवा से बेगाना हुई थे। अलार्म की तेज चंगाती हुई आवाज नींद में डूबे वजूद के समाज से टकराए तो वक्त महस आया था, पर अगले ही पल उसे बाजू जकड़ी महसूस हुए थे, जिससे नींद में डूबे हुए हवास भी बेदार हुए। आंखें खोलकर उसने दाएं तरफ देखा तो बाजू से चिपकी भी उसके कांधे पर मुझ पाए हुए थी। उसके गोल्डन लेयर्स बालों ने उसका चेहरा छुपाया हुआ था, जबकि कुछ बाल उसके कांधे पर थे।
وہ چند لمحے سمجھ نہیں پایا کہ کیا تاثر دیا، اس نے تنفر سے جھٹک دیا یا پھر اسے اسی کی طرح سونے دے۔ رات کو وہ کس لمحے اس کے اتنے قریب آئی تھی وہ جان نہیں پایا تھا۔ گو سی کیفیت کا شکار وہ الارم کے واپس چونکا تھا۔ نرمی کا سر کاندھے سے تکیے پر رکھے اس نے انابیہ کا ہاتھ بامشکل اپنے بازو سے آزاد کروایا۔ وہ یہی ہے، وہ آ جائے گا۔ وہ بلی نہیں تھی، وہ بھوت تھا۔ وہ گرد مزید صدقے بڑبڑانے لگی تھی۔ فہد کو کوفت ہوئی تھی، ایک بار پھر شاید اس کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ انابیہ، میرے سر میں درد ہونے لگ گیا ہے، پلیز چپ کر جاؤ۔ وہ اسے بلٹن سے دودھ جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ وہاں تھا کوئی وہاج، وہ شاید کسی برے حباب کے ذریعے سے تھی۔ چیخ کا اٹھتی وہ کمفرٹر ایک بار پھر سے دبوچ گئی تھی۔ گہرے سانس لیتی وہ اور سہمی نگاہوں سے کمرے میں ڈالتی وہ وہاج کو بیزار کر چکے تھے۔ انابیہ، سٹاپ دس نانسینس، وہ بلند آواز سے ڈرا تھا۔ انابیہ کی ایک بار پھر سے چیخ نکلی تھی، میں، جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے انگشت دکھائے ہوئے اسے باہر جانے کا کہا تھا۔ ہاں، اسے پھیلی آنکھوں سے وہاج کو دیکھا تھا جو ذرا سا بھی رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں جاؤ، ورنہ میں ہوں تمہیں پھینکاؤں گا۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا تھا جب وہ تیزی سے بیڈ سے اتری، پر شاید آج اس لڑکی کے ہاتھوں وہاج کی موت پکی تھی۔ کمفرٹر میں الٹتی وہ سیدھا وہاج پر گئی تھی جب مشکل اسے سنبھال پایا تھا۔ ایک بار پھر اس کی چیخ نکلی تھی، انابیہ، وہ دانت پھر سے گھرایا تھا، قسم سے میں نے جان کا نہیں کیا۔ کمفرٹر بامشکل آواز حلق سے نکلی تھی۔ وہاج کی نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں اسے اس وقت قہر برساتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اور میں پھر بھی یقین دلا رہی ہوں، کتنی بیوقوف ہوں میں۔ اگلے ہی لمحے وہ دبا دبا سا رو دی تھی۔ ہاں، سب سے بڑی بیوقوف، جس نے اپنے ہاتھوں اپنی محبت کو برباد کر دیا، جنت کے بدلے جہنم خرید لی۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیا تھا وہ لڑکی کے اگر اتنے صبر کر لیتی، وہ تو اس کی زندگی کو جنت بنانے کا سوچ چکا تھا، پر اس نے بے صبری دکھائی جہنم خرید لی تھی۔ وہ ہاتھ کے قریب اسی کے ساتھ کھڑی وہ ششے پر میں مطلع ہوئے بولے تھے، ایک بار اگر آپ معاف کر دیں نا تو شاید میں اپنی نظر میں تھوڑا سا اٹھ سکوں گی۔ شٹ اپ۔ اگلے پر اس نے انابیہ کا جبڑا دبوچا، تمہیں اس نے بھی کہا تھا کہ معافی کا لفظ اپنے زبان پر مت لانا۔ انابیہ کے آنسو اس کی انگلیوں پر گرے۔ اگلے ہی پل اس نے انابیہ کو دودھ جھٹکا تو کمفرٹر میں الجھتی بیڈ پر گرے۔ میرے دل میں اگر ذرا سی نرمی باقی ہے تو خدا کا واسطہ ہے انابیہ فرمان علی، اسے ساتھی میں مت بدلو کہ تم اپنے ہاتھوں موت کا گلے لگا لو۔ آج کے بعد میرے سامنے آنا، ورنہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور اب اگر ایسی ویسی کوئی حرکت تم نے کی تو اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں آ سکو گے۔ اس کے دل چیرتی ہوئی دھمکی پر آج پھر وہ سہم کو اپنا سانس رو گئے تھے۔ وہاج، وہ تڑپتا سی دیے تھے، میرا دل پتھر ہے انابیہ، ساری عمر بھی سر پٹکو گی نا تو خود کو ہی زخمی کرو گے، لیکن پتھر کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر آڑی زمین نگاہ ڈالے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ انابیہ کی اس کی آنکھیں ٹوٹے ہوئے دل کی ہماری کرتی محسوس ہوئی تھی۔ دروازہ حسب معمول اس نے زور سے بند کیا تھا۔ وہ بہتی ہوئی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی سیدھی ہوئی، کمفرٹر کو ہٹاتی، بہت کو کوستی، ملامت کرتی ہوئی سسکی تھی، کاش میں صبر کر لیتی وہاج، میں نے واقعی یہ جہنم خود خرید دیا۔ آپ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، پر اگر میں کوشش کروں گی تو اس جہنم کو جنت میں ایک دن ضرور بدل لوں گی۔ اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ اگر میں آپ پر الزام لگا سکتی ہوں تو اس الزام کو مٹا بھی سکتی ہوں۔ ہاں، صرف میں ہی تو مٹا سکتی ہوں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی جیسے کوئی امید کی نئی کرن ملی ہو۔ آپ کا لگایا گیا ہر الزام میں خود مٹاؤں گی، آپ کی جاب اب میں ہی واپس دلاؤں گی۔ اس سے عہد باندھتی بے بار پھر شاید بیوقوفی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نادان لڑکی کی محبت ابھی شاید مزید امتحان چاہتی تھی۔ ہاسپٹل کی شفاف برادری کی ایک جانب سرخ آنکھوں کے ساتھ کھڑا وہ شخص نوفل یزدان تھا جو ماں کی خاطر آج یہاں پر موجود تھا، جو آپریشن تھیٹر میں موجود تھی، جن کی بگڑتی حالت اسے اب شکوے سب ناراضگی بلائے ہوئے یہاں پر لندن لے آئی تھی۔ قریبی آئی جی ایاز احمد موجود تھے جو بقول ان کے نوفل یزدان کے باپ تھے، مگر نوفل یزدان کے لیے تو وہ ایک عام سے شخص ہے۔ وہ اکا دکا نگاہ اپنے ناراض بیٹے پر ڈالے تھے جو آج اتنے سال بعد ان کے سامنے موجود تھا۔ وجہ بھی آج ان کی بیوی یعنی کہ نوفل یزدان کی ماں تھی، پر آج بھی اس نے ایک روٹی سی نگاہ پہ باپ پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ ضبط کیے ہوئے کافی دیر بیٹھا رہے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یاقوت اٹھ کر نوفل یزدان کے قریب کھڑے ہوئے۔ نوفل نے پھر بھی کوئی تاثر نہ دیا، ان کو بے چینی ہونے لگی تھی، کبھی وہ انہیں نظر انداز کے چلا گیا تھا۔ اتنے برس بعد اگر تمہیں ماں کی تکلیف کی وجہ تھوڑا خیال آ ہی گیا ہے تو باپ کا بھی تھوڑا خیال کر لو، وہ بڑبڑا کر آئے گئے تھے۔ یزدان نے ابھی کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ میں تم سے مخاطب ہوں مسٹر نوفل یزدان، اندر میری ماں کا آپریشن چل رہا ہے مسٹر ایاز احمد صاحب، اس وقت میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میری ماں کی خیر کی خبر آئے گی تو دوبارہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بے شرم، باپ ہوں میں تمہارا۔ انہوں نے اس کے کاندھے پر پنچ مارا تھا۔ یزدان نے اپنی بری براؤن آنکھیں نمایاں کرنے گھورا۔ باپ ہوں تمہارا، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں کو پھیلایا۔
पर मैं आपका बेटा नहीं हूँ, वो साफ गोई से बोला। फिर यहाँ पर क्यों मौजूद हो? जाओ यहाँ से। उन्हें कांधे पर हाथ रखकर उसे दूर किया था। चला जाऊंगा, एक बार मेरी माँ को होश आ जाए चला जाऊंगा, और अगर बाप को कुछ हो गया तो क्या करोगे? उसने दहल कर अयाज अहमद के जन्म देखा। और कितना तड़पाओ की यजदान, आप परिहान को ला दें, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। यजदान मुझ शिद्दत से गरैया से पुकारते हुए जबरदस्ती उसे जगड़ गए थे। बेटे को सीने से लगाने के लिए इतने बरस वह तड़पे थे, अब उसे सीने से लगाया तो जैसे ठंड सी वजूद में उतरे थे। जजदान बेहिस व हरकत खड़ा रहा, पर आंखें लहू टपकाने लगे थे। वो मेरी भी बेटी थी, तुमसे ज्यादा मैं तड़पाऊं, मैंने भी नाकर्दा गुनाह की सजा काटी है। तुम्हारी तो बहन तुम्हें छोड़ गई थी, और मुझे तो मेरी बेटी के साथ बेटे के लिए भी तड़पना पड़ा है। तो क्यों अपना फर्ज नहीं निभाया? क्यों आपने परिहान की हिफाजत नहीं की? वो दबा दबा घुराया, वो अपना सक नहीं खोना चाहता था। फर्ज की राह में ही बेटी को खो दिया और बेटी के साथ बेटा भी चला गया। वो सीधे हुए जजदान की आंखों में देते बेबसी से बोले, मुझे मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वह रुख मोड़ गया था। अयाज अहमद ने उसकी चोरी पुष्ट को देखा। जजदान, उन्होंने उसे दोबारा पुकारा था, पर इस इलाके में डॉक्टर का बाहर आना उन्हें रोक गया था। डॉक्टर को देखता वो बेकरारी से आगे बढ़ा। मेरी मॉम कैसी है? उन्हें वहां के लबो लहजे में पूछा। शी इज फाइन, डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब देता, और जजदान ने मुड़कर अयाज अहमद को देखा, जिसकी भीगी आंखों उससे नजर चुराने पर मजबूर कर गए थे। बेड पर लेटी वो अपने मोबाइल पर घूरती सफी के बारे में सोच रही थी। लबू पर कब मुस्कुराहट फैली वो जान ना पाई थी। कल उसका मुकम्मल चेकअप करवाए वो उसे लंच करवाकर घर वापस आया था। इस दौरान उस शख्स का ख्याल रखना, मोहब्बत का नरम अंदाज, फिक्र, सब उसे पल पल लाजानी सोचों से आजाद कर गया था। पहली मरतबा वो लापरवाह सा शख्स उसे न जाने क्यों पाया था। उसकी हमराई उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही थी। उसकी जुनूनियत, उसकी शिद्दत पर भी मोहब्बत से वो अक्सर चिढ़ती थी, पर कल उसे पहली मरतबा ऐसा लगा था कि वह मोहब्बत शफाफ थी। इस मोहब्बत में हवस नहीं थे। इस मोहब्बत में शजिया को जीत जाने का जुस्तजू थी, हासिल करने के लिए। उससे बढ़कर एक लड़की क्या चाहती थी? जिस कदर बदतमीजी का मुजाहरा उसने किया था, उसके बावजूद वह शख्स सरापे मोहब्बत बने कदम कदम उसको अपने होने का एहसास दिलाता रहा था। उसे मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती सफीर खान की तस्वीर को देखा, जो वह खुद उसे अक्सर व बेशतर सेंड करता रहता था, जिसे वो एक नजर भी नहीं देती थी। इसके मोबाइल में शजिया से ज्यादा सफीर की तस्वीरें थी, जिनसे अक्सर उसे कोफत होती थी, पर आज उसकी हर तस्वीर को वो काफी गौर से देखे मुस्कुरा रहे थे। वो होबरू शख्स था, बस थोड़ा सा खुद को सुधार लेता तो वह शायान सागर को भी अपनी शख्सियत से मार दे देता। उसने स्वैप किया तो शायान सागर की तस्वीर सामने उसका हाथ वहीं पर रुक गया। एक बार फिर वो शायान सागर और सफीर खान का मुआवजा करने लगे थे। अगर सफीर शायान सागर जैसा बन जाए फिर तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वह खुद से मुहाता हुई तस्वर की आंख से शायान को सफीर और सफीर को शायान का हाका पहनाए मुस्कुरा देते। पर यखा थी उसे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा। नहीं, सफीर अलग शख्स है और शायान अलग, पर हर्जी क्या है अगर सफीर शायान जैसा डिसेंट, पुरकशिश और पुरमदन नफीस तबीयत बन जाए। बस एक शख्सियत का ही तो फर्क है। जब शख्सियत बदल जाएगी तो वह मेरा हमरा खड़ा हुआ सबसे प्यारा लगेगा। अपने ख्यालात के ताने बुनती शायद वो अपने रब की बनाई गई तहलीक में नुक्स निकाल लेती, या फिर बेहतर शख्सियत के चाह में वो लड़की हीरे को छोड़कर एक कोयले को बेहतर करार दे रही थी, और उसकी ये बेतुकाना चाहत उसकी जिंदगी को जलाकर राख काट सकती थी, जिसका उसे फिलहाल जरा भी अंदाजा नहीं था। वो सफी की तस्वीर के साथ ही शायान सागर की तस्वीर जोड़ती मोबाइल में पूरी मगन थी। ये तस्वीर उसने शायान सागर के सोशल अकाउंट से ली थी। दोनों की तस्वीर को एक बराबर लिया, पर अगले पल उसकी नजर शायान सागर पर ठहर गई। वो बे इंतहा खूबरू लग रहा था, इतना कि शजिया को सफीर पस से पुश में जाता हुआ महसूस होने लगा। शजिया जैन के वहां पर वह खौफ से उछली थी। मोबाइल उसने फौरी एक तरफ काट दिया था, जैसे छीन जाने का डर हो। फीके पड़ते चेहरे के तासा बहाल करते वो बदबक मुस्कुराए थे। तुम सुंदरी से मिली थी कल? जैन ने अंदर आते हुए बिना किसी तहमीद बांधे सवाल किया था। सुंदरी? झूठ नहीं बोला। जैन इस वक्त काफी संजीदा था। भाई सब ठीक है? शजिया ने उठना चाहा, पर जैन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम बताओ मुझे। भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो माल में टकराई थी, बस मुझसे मिलकर उज्जत में चली गई। मुझे नहीं पता था कि वो वहां पर होगी, पर वो काफी सहमी भी लगे थे। शजिया का अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। क्या कुछ कहा था उसने? शजिया को वो चिट याद आई जब वो भूल गए थे। नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये कि जल्द वो मुझसे मिलने आएगी। आज के बाद वो अगर तुमसे मिलना भी चाहे तभी तुमसे नहीं मिलोगी। जी भाई। उसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा था। जैन शजिया का घबराया हुआ चेहरा देखे अपने चेहरे के तासा भी छुपा गया था। और तुमने जिद क्यों लगाई थी? मैंने मना किया था ना कि तुम्हें लहंगा और जोड़ी लेकर वापस आना है, फिर तुमने क्यों खुद को इतना हवार किया? भाई
मुझे उनकी पसंद का लहंगा नहीं पहनना था। तुमने उसकी चॉइस को देखा था? शज्जा ने नफी में साइज लाया था। ला रही है रखी, देख कर बताना कैसा है। जैन ने शज्जा को जिताया था। वो खामोशी से नजर चुरा कर आ गए थे। कुछ ही देर में रखी एक बॉक्स उठाए कमरे में डाली हुई थी। सरफिशां भी कमरे में डाली हुई तो जैन कदम लेता उसके बराबर आ ठहरा था। उसके चेहरे पर उदासी का रंग छाया हुआ था, जैसे वो फीकी मुस्कान से छुपाना चाह रही हो। जैन ने सख्त निगाहों से उसे देखा तो उसने नजर चुराई थी। रखी ने बॉक्स में से लहंगा निकालकर बेड पर फैलाया। शज्जा की हैसल आंखों में फौरी सच्चाई से उभरी थी। गोल्डन व्हाइट कलर का वह नफीस सा लहंगा जिस किसी तारीफ का मोहताज नहीं था। उसका सुर्ख कामदार दुपट्टा लहंगे की खूबसूरती को मजीद बढ़ा गया था। जैन ने शज्जा के चेहरे को देखा था, जहां पर ऊपर से तासात उसे बता गए थे कि सफी की चॉइस हर दर्जा खूबसूरत है। उसने तुम्हें पसंद करके अपने आला इंतखाब का बखूबी एहसास दिलाया, तो क्या वो तुम्हारे लिए किसी आम चीज का इंतखाब कर सकता था? और क्या तुम्हें अपने भाई की पसंद पर भरोसा नहीं? उसे जरफिशा को मीठी सी निगाह से देखा। भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना खूबसूरत होगा। उसे लहंगे को नरम गुलाबी पोरों से छूकर महसूस किया। अपने भाई की पसंद पर भरोसा करो। उसने जरफिशा के कंधे के गिर्द बाजू हाल किए। जी भाई, आपकी पसंद पर शक भी नहीं कर सकती। जरफिशा भाभी की मिसाल सामने है। वो अपनी हिफत छुपाए हुए बोलती लहंगे को देखने लगी, पर दिल में भी उसने इतराफ किया था, मैं आपकी पसंद तो नहीं थी। जरफिशा ने शिकवा कुन अंदाज में कहा, मैं तो तुम्हारी पसंद था, फिर क्या फर्क पड़ता है ना। उसने सरगोशाना कहकर जरी को सिमटने पर मजबूर किया, पर तफकरात उसे पूरी तरह से जकड़े हुए थे। भाई, मैं यही लहंगा पहनूंगी। शज्जा ने जैन को देखते हुए कहा था। वो मुस्कुराया था। मुझे पता था तुम उसकी पसंद को रद्द नहीं कर सकोगे, और आप इसे ट्राई मत करना, लग जाना, ट्राई मत करने लग जाना। हबरजा तुम ज्यादा चलती फिरती मुझे नजर आई। वो तनबिया करते जरफिशा का हाथ पकड़ कमरे से निकला। शज्जा लहंगे को देखते एक बार फिर से सफी की पसंद पर मुस्कुरा दी थी। रखी, ये सब जाकर शज्जा के कमरे में रख करा। उन्होंने मुख्तलिफ मलबसात के पैकेट की जानब इशारा किया था। और हाँ, तुम क्या कह रही थी? दिखाओ जरा लड़कियों की तस्वीर। रखी को हुक्म देती वो दूसरे कोच पर बैठी औरत की तरफ मतवजह थी, जो जैन चौधरी के लिए ऊंचे घरानों की लड़कियों की तस्वीरें लाई थी। शज्जा की रुखसती भी साथ ही तय थी, जिसके बारे में सफी ने शज्जा को बताने से मना किया था। सदीका बेगम राजी तो ना थी, पर जैन की वजह से उसे बामुश्किल राजी हुई थी, और अब वो चाहती थी कि जैन का रिश्ता भी कहीं तय हो जाए। बड़ी चौधरैन, ये मैं अकेली कैसे ले जाऊं? वो रखी के वापस मुड़ी थी। क्यों, हाथों में दम नहीं है? वो करहतकी से बोली थी और अपना सा मुंह लेकर आ गई। काफी सारे पैकेट उठाए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जब सामने से आते भी जरफिशा से उसे टकराई थी। पाल में सारे पैकेट जमीन बहुत होते ईद के बिखरते, जबकि जरफिशा का हाथ अपने मुंह पर गया था। मैंने कुछ नहीं किया। सत्यानाश, मनोस लड़की, क्या किया तूने? सदीका बेगम के माथे पर बाल नुमाया थे। तेज कदमों से उसकी तरफ आती वो उसका बाजू पूतन से झंझोड़ते हुए घुराए थे, जबकि जरफिशा का रंग फक हुआ था। इतने दिन से उनसे बच रही थी, पर आज लग रहा था उसकी शामिल पकिया। माँ जी, मैंने जान कर नहीं किया, बकवास कर दिया। उनने अपना हाथ बुलंद किया था। जरफिशा ने होप से अपना चेहरा छुपाया। सदीका बेगम ने बामुश्किल अपना हाथ रोका था और उसे खुद से दूर झटका कि वो वहीं सीढ़ियों पर डाल गए थे। कोहनी जोर से सफेद संगमरमर को सीढ़ियों से टकराए थे। मनोस मारी, तू आई ही क्यों नीचे? मैं तो तुझे जैन के कमरे में बामुश्किल बर्दाश्त करती हूँ, और तू अपना ये मनोस चुरा लिए पूरी हवेली में दंदनाती फिरती है। उन्हें जरफिशा के रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़े उसके मुंह से दर्द से करा निकले थे। माँ जी, मैं कमरे में चली जाती हूँ। वो दर्द बर्दाश्त की बामुश्किल कह पाई थी। तू इस हवेली से, बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी से चली जा। तुझ जैसी कमजात कहीं से भी मेरे बेटे के लायक काबिल नहीं है। सारा काम खराब कर दिया। एक ही बेटा था मेरा, उसे अपने हुस्न के जाम में फंसा कर उसे अपना दीवाना बना दिया। खून जलता है तुझे देखकर, दिल करता है कि अपने हाथों से गला दबाकर तुझे जान से मार दूं। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बिगी आवाज़ पर उन्हें मजीद तैशाया था। वो औरत भी आप खड़े हुए तमाशा देखे थे। बकवास बंद करो। तुझ जैसी छोटी घर की लड़कियों को अपनी अदाएं दिखानी ही तो आती हैं। इसी से काबू किए अब मासूम बन रही हो। काश तुझे पंचायत में ही कत्ल कर दिया होता, तो आज मेरा बेटा किसी ऊंची जात की लड़की से शादी करके मुझे पोते की खबर भी सुना चुका था। पर उसका भी दिल आया तो तुझ जैसे कम जात बद किरदार तोहमत लगी लड़की पर। अरे, उसके लिए तो शहजादी आनी चाहिए थी, बल्कि वो सुंदरी ही अच्छी थी, जो कम से कम हमारे बराबर की तो थी, जिसकी खूबसूरती और दौलत तेरी इस शक्ल से लाख गुना बेहतर है। न जाने क्या जादू किया तुमने जैन पर कि वह किसी को देखता ही नहीं है। जरफिशा को चौधराइन के लफ्ज दिल चीरते महसूस होते। रखिए, और इस औरत के सामने तसली का एहसास सूरज चीरे करने लगा था। माँ जी, मैं चली जाऊंगी, मुझे दर्द हो रहा है। बेकी आंखों को झपकती हुई वो दर्द बर्दाश्त करती तड़पी थी। हाँ, जाएगी तो मुझे मार कर तुझे हवेली पर राज करने का सोच बैठी है। सब जानती हूँ कम साथ,
पर तेरी कोशिश नाकाम होने वाली है। देख रही हूँ मैं अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की, और तेरा पता मैं ऐसे काटूंगी कि वो खुद तुझे हवेली से बाहर निकालेगा। उसके लहजे में हकार बामती बाबा मुश्किल खुद को रोने से रोक पाई थी, जबकि दिल चाह रहा था कि खुद को खत्म कर ले। इतनी नफरत, इतनी जिल्लत कब सही थी उसने। चौधरान जी, छोटे मालिक आने वाले हैं, छोड़ दें। रखी सैम का बोली। अगले ही पल उन्होंने बाल को हल्का सा खींचकर उसे दूर धकेला था, अपनी मनोज शक्ल यहाँ से गुमकर। और खबरदार, जो तूने मेरी बेटी की किसी चीज को हाथ लगाया, तेरे हाथ काटने में मुझे एक मिनट नहीं लगेगा। उसका नाजुक हाथ पुटना से मरोड़ कर दबाती उसकी चीख निकाल गया थी। दफा हो जाओ यहाँ से, वो फनकार थी। जरफिशा हाथ का दर्द बर्दाश्त करती ऊपर पा गई थी। हकारत धुतकार जैसे उसे अपने दामन से लिपट कर पल पल मारने लगे थे। आंसू रगड़ती वो छत पर भागी और यहाँ आते ही जब्त टूटा था। एक जानम रख के सफेद झूले पर आकर बैठे वो खुद पर जब्त न कर पाई और फूट फूट कर रोती चली गई। यहाँ छत पर वो चीख चीख कर भी रोती तो किसी को खबर ना थी, और जैम भी घर पर नहीं था। अच्छा था वो घर पर नहीं था, वरना ये आंसू उसका दम घूंट देते। कितनी हकारत थी सिद्दीका बेगम के अंदाज में। काश कि वो मोहब्बत जैसा संगीन गुनाह ना करती, राय लेती ताउम्र से सकते हुए, कम से कम आज रुसवा होते हुए यूं गलीस इल्फास ना सुन रही होती। हवाओं का रक्स बड़ा था, उसके सुनहरी रेशमी बाल उड़ते हुए लहराए थे, लेकिन इस वक्त हर चीज नजरअंदाज की वो अपने गम पर रो रहे थे। सफेद चेहरा रोने के बाद गुलाबी हो चुका था, जबकि इन गुलाब आंखों से बहते हुए मोती थम नहीं रहे थे। बाबा, मुझे ले जाएं, आपकी सड़ी मार देगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, एक बार तो मुझे पुकारे, मुझे यहाँ से ले जाएं। बेसादा से बाबा शिद्दत से ज्यादा थे। उनसे मिलने के लिए वो कब से तड़प रही थी, लेकिन जैन को हफा करने की गुस्ताई वो हरगिज नहीं कर सकते थे। पर आज उसे लग रहा था कि वो अगर यहाँ से चली गई तो ही अच्छा होगा। वो आंसू रगड़ते हुए उड़कर छत की रेलिंग के पास आ खड़ी, जहाँ से पिछला बाग नजर आता था। इस दिन वो उसी राह से भागे थे। अब भी दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से इस तरह भागे और जैन अब की बार ढूंढ ही ना पाए। मैं चली जाऊंगी, शज्जा की शादी हो जाए फिर मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। सैम, आपकी अम्मा मुझे पसंद नहीं करती, वो आपको खुश देखना चाहती हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप इस शादी को पंचायत की वजह से निभा रहे हैं। आप सुंदरी को पसंद करते थे, सुंदरी ही आपके काबिल है। उसने दोनों हाथ रेलिंग पर जमा लिए और एक बार फिर से आंसू बहने लगे। अगले पल उसके लिए भारी हुआ था जब अपनी पुष्ट पर किसी वजूद का मौजूदगी का एहसास हुआ। जान तो तब हवा हुई जब उसकी पुष्ट मुकाबले के चौड़े सीने से लगे। उसने मुड़ना चाहा था, पर उसने रेलिंग पर रखे उसके हाथों पर अपने मजबूत हाथ रखे कि उसके नाजुक हाथ छुप से गए। उसकी महसूस खुशबू ने एहसास लाया कि वो जैन चौधरी है। मुझे छोड़ जाने का सोचोगी और मुझे खबर भी नहीं हो पाएगी। वो समात के करीब झुके सदपन से बोला। जरफिशा का चेहरा सफेद पड़ा था, जबकि आंसू पलकों पर ही आ ठहरे थे। पर अगले ही पल सिद्दीका बेगम के लफ्जों ने फिर से आंसू का रवां किया था। अच्छा है आपको खबर हो जाए, ताकि आप जाने के बाद आप मुझे ढूंढे मत, क्योंकि इस मरतबा मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसने जरफिशा के हाथों पर दबाव डाला। जैन, मैं अच्छी नहीं हूँ, गरीब घर की लड़कियां अच्छी नहीं होती, और आपने सरदार होने की वजह से अपनाया था, वरना कहाँ आप और कहाँ मैं। जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। आपके लिए तो किसी रियासत की परी को आना चाहिए था, जैसे सुंदरी है। उसने यक हाथ जरफिशा के हाथों को उसी के गिर्द बांधे उसे मजीद शिद्दत से अपने सीने से लगाए बीच लिया था। उसकी गिरफ्त काफी सर्दी। पहली मरतबा वो शख्स उसे इस शिद्दत से जकड़े हुए था। उसे एहसास हो गया था कि वो कुछ गलत हो चुकी है। उसे अपना सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा था, क्योंकि गिरफ्त होंसा से सख्त हो रही थी। जैन, उसे लब दबाया, उसे पुकारा। इसका चेहरा खून छलक रहा था। अगर मुड़ कर देख लेती तो शायद अपने लफ्जों पर 100 बार पछताती। तुम मासूम सी छोटी छोटी बातों पर सहमने हुए अच्छी लगती हो। मुझे लगता है तुम हवेली आकर मासूम जरफिशा से संगदिल जड़ी बन गई हो। मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने आपको रोका था कि मुझे नहीं जाना। आप बाजी थे, वहीं छोड़ जाते। वहाँ इज्जत तो थी। मोहब्बत के बगैर आहिस्ता आहिस्ता रहना सीख लेती, और आप किसी अमीर शादी से शादी करके मुतमिन हो जाते। जरफिशा, इतना बोलो जितना बाप में बर्दाश्त कर सको। उसका लहजा हद दर्जा सर था। वो काम कराए गए थे। मुझे सांस नहीं आ रहा सैन। वो गिफ्ट में मछली थी जो वो गुस्से से सख्त कर गया था। और तुम मेरे दिल को पूरी तरह से जमी किए सांसों से खेल रही हो। उसका हिसाब कौन देगा? उसने गिफ्ट हल्की सी डिली की थी, मगर उसे आजाद ना किया था। खुद को बहुत ही समझदार समझने लगी हो। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम सैन चौधरी की जिंदगी के फैसले करो? तुम मेरी बीवी हो, मेरी मर्जी तुम्हें यहाँ पर लाऊं या नहीं। उसकी तवक्को के बरक्स जवाब पर जरफिशा को मजीद शिद्दत से रोना आया था। आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं करवाऊंगा। तुमने खुद अपने हाथों से मेरा दिल बुरी तरह से जमी किया। अब उसके बदले तुम थोड़े आंसू बहा भी लो तो कोई भी मजायका नहीं है। जैन, वो मजीद शिद्दत से पुकारती मुड़ी थी और उसके सीने में मुंह छुपाते हुए रो देते। जैन, मैं आपके बगैर मार जाऊंगी। आपकी अम्मा मुझे पसंद नहीं करती, पर उसमें मेरा क्या कसूर है?
मैं गरीब हूँ और हवेली में आना नहीं चाहती थी, आप ही लाए थे। और वो कहती है कि मैं कमी कमी को अपनी बहू बना नहीं मानती, तभी वो आज आपके लिए नई लड़की देख रही थी। वो भले आपके लिए लड़की देख ले, क्योंकि मुझे पता है मैं कभी भी आपके काबिल नहीं हो सकती। आपने उस दिन कहा था कि पंचायत के फैसले मानना मेरी मजबूरी है। आप मान ले पंचायत का हर फैसला, और अगर आपकी अम्मा कहती है ना कि आपकी शादी करवानी है तो आप कर लें, मैं आपको नहीं रोकूंगी। उसकी बेतुकाना बातें उसका दिमाग घुमा गया थी। इसी के सीने से लगी वो किस धड़ल्ले से उसके दिल पर अपने लफ्जों से वार किए जा रहे थे। हाँ, सही कहा तुमने, गरीब हो, तुम्हारा क्या कसूर। अगर मेरी माँ ये चाहती है कि मैं किसी रियासत की शहजादी से शादी कर लूँ तो उसमें हर्ज नहीं है। उसने आंखें मीच कर खोली और संजीदगी से बोला। जरफिशा का वजूद सुनवा था, वो प्याली आंखों से रोना भूल गए थे। मैं नीचे जाकर अम्मा को इजाजत देकर आता हूँ कि वह शज्जा के नकाह तक मेरे लिए किसी ऊंचे घराने की लड़की पसंद कर ले, और उसी दिन नकाह और रुखती भी हो जाएगी। और बाकी पंचायत के फासले के बाद अब जब भी कोई लड़की भागेगी या फिर कोई ऐसा वैसा गुनाह करेगी, उसे भी अपने नकाह में ले आऊंगा। और उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और शज्जा के नकाह तक तुम ऐसा करो कि काल कोठरी में चले जाओ, ताकि मेरे कमरे से तुम्हारी मनहूसियत, तुम्हारी गुर्बत के आसार मिट सके। उसके अल्फाज उसके समात को झंझोड़ गए थे और जरफिशा ने दहल कर उसे दूर होना चाहता, पर जैन ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। छोड़े मुझे जैन, आप ऐसे कैसे। वो पूर्णता से तड़पी थी। वो किसी ढाढ़स, किसी प्यार पड़े मीठे बोल की उम्मीद लगाए हुए थे, जो दिल का दर्द काम कर देता, पर वो शख्स उल्टा बे इंतहा दर्द दे रहा था। जरफिशा, क्या हुआ है, तुम यही तो चाहती हो। उसका खुला तन जरफिशा को जता गया था। अगले ही पल उसने जरफिशा को आजाद किया था। जब उसका सूर्य पड़ता हुआ चेहरा गहरी सी आंखों में छलकती हुई बढ़मी उससे बुढ़ता से समा गए थे। जैन, वो रोहान सी, मेरे पीछे मत आना, और कमरे में तो बिल्कुल भी मत आना, वरना मेरे कहर से बच नहीं पाओगे। जरफिशा को भी सूर्य अंगारती हुई आंखों से रोका था। मजीद कसर उसके तेज लहजे ने पूरी कर दी थी। जैन रोह मोड़े आगे बढ़ा था, जबकि वो वहीं पर जमी रह गई थी। इस पल उसे अपना दिल पुरता से रुता महसूस हुआ था। वो आगे बढ़ा था, जबकि जरफिशा को अपना दिल किसी बोझ तले दबा महसूस होने लगा था। वो सीनों के दरवाजे के करीब पहुंचा। उसे नफी में साइल लाया। जब वो भाग कर उसके पूछ से लगी बाजू सीने पर हायल किए फूट फूट कर रो दे। वो थम सा गया था, जबकि चेपा मजीद साथी पहले। हवाओं में तेजी बढ़ती, बादल हल्के से गरजे थे। छोड़ो जरफिशा, उसने अपने वजूद का झटका, पर जरफिशा मजीद शिद्दत से उसका कुर्ता जगह कर रोना जारी रखा था। ये रो दोगा तो मुझे मेरे इरादों से रोक नहीं सकती। अम्मा इंतजार कर रही हैं। दिखाई थी उन्होंने एक लड़की, पहले गौर नहीं किया, पर अब लग रहा है कि गौर करना पड़ेगा। वो सितमगर बना हुआ तो जरीन ने जोर से हिचकी ली थी। खबरदार जो ऐसा किया, मेरे हैं आप, सिर्फ मेरे, किसी और के होने से पहले ही मैं उसकी जान ले लूंगी। ऐसा करो, मेरी जान ले लो। वो हफ्की बड़े संजीदगी से बोला। उसके बाजू सीने से जबरदस्ती हटाए, जो इतने करीब आए दरकनों से खिल रहे थे। मजीद जानलेवा एहसास उसके रोने का हुआ था। वो फौरी सामने आई खड़ी हुई थी, जैसे जाने की राह रोक रही हो। आप क्यों कुछ कहोगे, आपको क्यों कुछ कहूँ, आपकी हाथस आपको मार दूंगी। कांधे तक मेरे आती नहीं हो और मार दोगी मेरे लिए सबको। उसका लहजा साफ मजाक उड़ाता महसूस हुआ था। कांधे तक नहीं आती, पर हिम्मत सबसे ज्यादा रखती हूँ। ठीक है, ये हिम्मत मेरे निकाह के बाद दिखाना, देखता हूँ कितना दम है। जैन, वह फिर उसका नाम लिए रोई थी, पर उसका इस बार पुकार में शिद्दत चिड़चिड़ापन था। अगले ही पल उसने निगाह का रुख मोड़कर अपनी उंगलियां चटाए थे। जब मेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ऐसी हरकतें करती क्यों हो। अब देखो मेरी तरफ। उसने जमीन थाम कर उसका चेहरा बुलंद किया। इस बार बारिश की बूंद उसके चेहरे पर आकर गिरी थी, जिस पर उसने जुलटी ली। अगले ही पल कई बूंदे उसके चेहरे पर बरसी और वो आंखें बंद किए सर झटकती जैन की दरकनों में हर्षद बर्पा कर गई थी। उसका हाथ वहीं पर रुक गया। उसके शफाफ चेहरे पर बूंदे फिसलने लगे थे। जैन जमीन छोड़े फासले पर हुआ था, जब इस चांस से चेहरे पर बहता हुआ पानी उससे बहकाने लगा था। बारिश अचानक कैसे हुई। जरफिया ने हैरत से आसमान की जाम देखा था, और फिर जैन को जो फासले पर हुआ था अपना चेहरा साफ करती वो जैन के करीब आए। बारिश हो रही है जैन, वो उसका मजबूत बाजू पकड़े बोली, ताकि वो दोनों शेर के नीचे चले जाए। अच्छा है, मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा वो पुरतपिश लफ्ज मुझे अब भी दिल दिमाग में आग भड़का रहा है। जरफिया ने लब बाहर निकाल कर उसको देखा था, और अगले पल अपने दोनों कानों को पकड़ा। जैन चौधरी की धड़कन रुक कर चली थी। उसका ये मुसलमाना दिल फरेब सा अंदाज सारी नाराजगी रफा दफा कर गया था। इसी पर बादल शिद्दत से गरजा था और बारिश तेजी से बरसने लगी। जरफिया का दिल भी शिद्दत से धड़का था, जो बादलों की वजह से तो नहीं, उस शख्स की आंखों में सुमे हमार की बदौलत धड़क रहा था। कभी इतनी मुसलमाना बातें करती हो कि मुझे अफसोस होने लगता है कि मैंने एक छोटी सी लड़की से शादी करी, और कभी कभी
اتنی بڑی بڑی باتیں، دل جلانے والی باتیں کرتی ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی ظالم لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا کانوں کو چھوتے ہوئے ہاتھوں کو ہٹایا اور ہاتھ قید کر لیا۔ جانتی ہو اس وقت تم مجھے چھوٹی سی معصوم سی بچی لگ رہی ہو جو اپنی غلطیوں پر معصوم بنے معافی مانگ رہی ہے۔ وہ بنا بارش کا حیا کیے بولا تھا، جو ان پر برس کر اپنے ہونے کا احساس لا دی۔ میں چھوٹی بچی نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ وہ چڑ کر بولے، ہاتھ چڑھوائے شیڑ کے نیچے چلی گئی تھی۔ زین نے ماتھے پر ہوئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا تھا اور ہلکا سا سر جھٹکا تھا۔ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ ظرفی اپنا بھیگا ہوا آنچل پھیلائے زبردستی بارش کو دیکھنے گئے تھے۔ مجھے بارش نہیں پسند، نہ اس میں بھیگنا پسند ہے، لیکن آج میں اس پیاری مگر بیوقوف سی تھوڑی سی ظالم لڑکی کے ساتھ بھیگنا چاہتا ہوں تاکہ اس لڑکی کے چھوٹے سے تمامے میرے حوالے سے ہر خوف نکل جائے۔ زین، آپ کو باہر ہو جائے گا اور آپ کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے، ویسے بھی آپ ان سب کے عادی نہیں ہوں گے۔ وہ فکر سے بولتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کا سفید کرتا بھیگ چکا تھا، بال بھی بکھرے بکھرے چوڑی پیشانی پر تھے۔ میں تو تمہارا عادی بھی نہیں تھا، اب بن گیا ہوں تو کوئی نقصان ہوا میرا؟ اس نے اگلے ہی پاس ظرفیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھمایا تھا۔ اس کی بھیگی ہوئی لٹیں زین کے چہرے سے ٹکراتی ہوئی لہرا رہی تھی۔ اس کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا احساس روح کو فرق بخش رہا تھا۔ زین، اس کی پکار میں مدھم سروں میں سی مٹھاس تھی۔ فکر مت کرو، اس مرتبہ بیمار ہو بھی گیا تو تم میرے پاس ہو، دوا کی صورت میں ہو۔ اس کی پشت پر دونوں بازو پھیلائے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیتا ہوا تھم سا گیا تھا اور زری کو لگا کہ زین چودھری کی آنکھوں میں اس کی نگاہ کو جکڑ لیا ہے۔ وہ حسار میں آ گیا۔ بارش کی وجہ سے عکس دھندلا تھا پر روح کے لیے شفاف ترین تھا۔ ان آنکھوں نے باندھ دیا ہے مجھے ظرفی جاں، اب تم کچھ بھی کہو گی تب یہ سحر نہیں ٹوٹے گا، کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ ہاں، تم جادو کرو تو وہ ضرور کام کرے گا اور مجھے تمہارا مزید اسیر کر دے گا۔ ان آنکھوں کو نرمی سے چھوئے اس نے ان بوندوں کو بھی مان بخش دیا تھا۔ کچھ پل پہلے جو نگاہیں غم سے بھیگ رہی تھی اب خوشی سے بھیگ رہے تھے۔ یقین کر لو ظرفی جاں کہ تمہارا اپنایا ہے تو دل سے اپنایا ہے۔ یقین کر لو ظرفی جاں کہ تمہیں اپنایا ہے تو دل سے اپنایا ہے۔ محبت کی امانت میں خیانت نہیں کی جاتی اور تمہارا ذہن تمہارے معاملے میں بہت ہی ایماندار ہے۔ اس نے فضول حیثیت کہہ کر اس کی بھیگی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ وہ اگلے ہی پل حیران ہوتے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ جیسے تمہیں پتا چل جاتا ہے، اس کے جواب پر وہ للچائی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے ظرفی جاں کے پشت پر سینے سے لگایا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے سامنے پھیلایا تھا۔ بارش کے قطروں کو اپنی شفاف ہتھیلی پر ٹھہرائے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم صرف میری رہوگے، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ ظرفی جاں نے گدر مورگس کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آس تھی۔ اس نے محض سر اسباب میں لایا تھا پر پھر جواب دیا تھا، میں ان بارش کے قطروں کو ہتھیلی میں لیے وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گے۔ زین نے اطمینان سے اپنا سر پیچھے گرا کر چہرہ اوپر کر لیا تھا اور زرین نے بھی اس کا عمل دہرایا تھا۔ اس کے کاندھے پاس سر ٹکائے اس نے چہرہ بلند کیا تھا۔ ابر رحمت دونوں پر برس کر بادل کو ایک بار پھر سے گرجنے کی نوید دے گئے تھے۔ بادل گرجا تھا جیسے ان دو شفاف روحوں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم گیا ہو۔